बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरब इसराइल तनाज़ा हालिया दौर में एक बहुत ही मुतनाज़ा इशू बन चुका है और इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और अरब कंट्रीज़ एक एक करके इस मुल्क के वजूद को तस्लीम कर रहे हैं और जिस पर उन्होंने हिस्टोरिकली 2 से 3 बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है जो वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। ये जानने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री को देखेंगे कि तारीख़ी पस मंज़र क्या है फ़लस्तीन के इशू का और अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट का। उसके बाद हम देखेंगे क्या यूएई और बहरीन के बाद सऊदी अरेबिया भी इसी भेड़ चाल में शामिल हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे। हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो ज्यूज़ यहाँ पर 3000 साल पहले से आबाद थे और इन्होंने ही फर्स्ट सोलोमन टेम्पल जिसको तख्ता सुलेमान कहा जाता है वही कंस्ट्रक्ट किया। देन 585 में नेबूचडनेज़र एक बेबीलोनियन किंग था जिसने इनको यहाँ से निकाला। देन 500 BC में दोबारा साइरस द ग्रेट ने इनको यहाँ पर आबाद किया। देन उसके बाद रोमन्स ने इनको 70 AD में यहाँ से फिर एक्सपेल कर दिया। क्रिश्चियंस की अगर तारीख को देखा जाए तो ये यहाँ पर 70 AD से रह रहे हैं जब से ज्यूज़ को यहाँ से निकाला था और यहीं पर जीसस का ज़ुहूर हुआ था। और उसके बाद 635 में मुसलमानों के दौर में, हज़रत उमर के दौर में इनको यहाँ से एक्सपेल किया गया जब मुसलमानों की फ़ौज ने जेरूशलम को कॉन्क्वेस्ट किया था। मुसलमान 635 से यहाँ पर रह रहे हैं हज़रत उमर के दौर में, जब हज़रत उमर ने पर्सनली वहाँ पर विज़िट किया था। और मुसलमानों की तारीख़ ये है कि मुसलमानों के जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहीं से मेराज पर गए थे और यहीं पर उन्होंने तमाम पैगंबरों की इमामत भी की थी। तो ये एक छोटी सी तारीख़ है जो 3 मज़ाहिब इस पर क्लेम करते हैं। तीनों के क्लेम्स को देखा जाए तो सबसे पहले ज्यूज़ का देखते हैं। ज्यूज़ जैसे कि पहले बताया कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 3000 साल पहले से रह रहे हैं और यहीं पर हमने फर्स्ट टेंपल, सोलोमन टेंपल जिसको कहा जाता है, वो बनाया था और हमें यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया था। अब हम यहाँ पर थर्ड टेंपल बनाएंगे। थर्ड टेंपल की लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं वो एग्जैक्टली वही है जो मस्जिद अक्सा जहाँ पर बनी है और मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करके यहाँ पर थर्ड टेंपल बनेगा और यही प्लेस है जहाँ पर मसीहा आएगा। सेकेंडली क्रिश्चियंस को अगर देखा जाए तो क्रिश्चियंस कहते हैं कि हम यहाँ पर 2000 साल से रह रहे हैं और हमें भी यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया था और यही हमारे जीसस की अराइवल की प्लेस है और यहीं से उनको उठाया गया था, तो ये हमारी जगह है। मुसलमानों का क्या क्लेम है? मुसलमान कहते हैं कि हम यहाँ पर 1400 साल से रह रहे थे और यहीं पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर मेराज के लिए गए थे और यहीं से उन्होंने इमामत की थी। तो करंटली हमारे पास ये जगह थी, तो इस वजह से ये इस पर हमारा क्लेम है। जब मुसलमान 1400 साल तक इस खित्ते पर राज कर रहे थे तो ये अचानक ज्यूज़ को रिटर्न होने की अपनी लैंड पर जो कि वो क्लेम करते हैं, कहाँ से इनको ख्याल आया? 1896 में थियोडोर हर्ज़ल एक ज़ायोनिस्ट या ज्यू था जिसने ज़ायोनिज़म की थ्योरी दी, यानी सहूनियत की थ्योरी दी। उसके मुताबिक ज्यूज़ विल रिटर्न टू प्रॉमिस्ड लैंड। अब प्रॉमिस्ड लैंड क्या है? प्रॉमिस्ड लैंड, गॉड मेड प्रॉमिस दैट सन्स ऑफ जैकब विल रिटर्न टू लैंड ऑफ पैलेस्टीन। यानी अल्लाह ताला ने या गॉड ने ये प्रॉमिस किया है कि जो याकूब अलैहिस्सलाम, जो मुसलमान जिनको कहते हैं, तो उनकी जो औलाद है वो अपनी ही आबाई ज़मीन पर वापस जाएंगे। अब वो आबाई ज़मीन कौन सी है? वो फ़लस्तीन की लैंड है। अब गॉड ने ये प्रॉमिस कहाँ किया है? उनके मुताबिक गॉड ने तौरात में, बाइबल में और कुरान में, कुरान की सूरह अल इसरा जो 17वीं सूरत है उसकी 1 से लेकर 10 तक आयत को ये कोट करते हैं। तो ये इनका एक क्लेम था। इसके लिए उन्होंने ये एक मूवमेंट स्टार्ट की, वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट मूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन भी एक इसी नाम से स्टार्ट हुई। फास्ट फॉरवर्ड करते हुए अगर वर्ल्ड वार 1 का टाइम आ जाए 1914 का, तो देखा ये जाता है कि ज्यूज़ ने इत्तेहादियों की साइड ली, यानी ग्रेट ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस वार में।
और चूँकि ऑटोमन एम्पायर इसके ख़िलाफ़ था, उन्होंने जर्मनी की साइड ली थी, तो एट द एंड ऑफ द वार जर्मनी जंग हार गया। तो अल्टीमेटली इन्होंने ये डिसाइड किया कि ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े कर दिए जाएं, यानी उनको बाइफरकेट करके एक ट्रस्ट टेरिटरी या मैंडेट टेरिटरी बना दी जाए। मैंडेट टेरिटरी ऐसी जगह होती है जिसको यूनाइटेड नेशंस के अंडर में दे दिया जाता है, और यूनाइटेड नेशन किसी भी मुल्क के अंडर में दे देता है कि भाई आप इसको एडमिनिस्टर करें। तो 1917 में बाल्फर डिक्लेरेशन, आर्थर बाल्फर प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन की कि हम यहूदियों को फ़लस्तीन वापस जाने में ऐड करेंगे और ये हम एक सेटलमेंट कराएंगे। तो ये बुनियाद बन गया, और इसके बाद जूज़ की सेटलमेंट्स या इमिग्रेशन फ़लस्तीन में शुरू हो गई। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 आई। वर्ल्ड वार 2 में यहूदियों को बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया हिटलर ने, जिसको हम होलोकॉस्ट कहते हैं। उसके बाद एक सिंपथी पैदा हो गई ज्यूज़ के लिए कि भाई अब इनको एक जगह सेटल करना है ताकि ये इस परसिक्यूशन से बच सकें। तो ये था वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान का सिनेरियो। इन दो जंग अजीम के बाद एक पार्टीशन प्लान बनाया गया 1947 में। नवंबर 1947 में एक पार्टीशन प्लान दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि पॉपुलेशन और लैंड ओनरशिप की बुनियाद पर इसको फ़लस्तीन की जो ज़मीन है इसको डिवाइड किया जाएगा। यानी कि जिस खित्ते में फ़लस्तीन ज़्यादा हैं या अरब्स ज़्यादा हैं वो फ़लस्तीन बना दिया जाएगा, और जिसमें जूज़ आबाद हैं वो उनको दे दी जाएगी। और उसके बाद जो लैंड ऑनरशिप है कि भाई कौन सी ज़मीन की जो मलकियत है वो किसके पास है, उसको भी थोड़ा बहुत देखा जाएगा। तो नवंबर में ये एक पार्टीशन प्लान दिया गया, और 14 मई 1948 को ये एक प्लान डिक्लेयर किया गया कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में ग्रेट ब्रिटेन का जो मैंडेट है वो 14 मई को एक्सपायर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन जो उसको एडमिनिस्टर कर रहा था। और 15 मई 1948 यानी इसराइल के वजूद का दिन, इसराइल की आज़ादी का दिन कह लें, इसराइल के मिडिल ईस्ट में वजूद का दिन। इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट ना करते हुए 1948 में अरब इसराइल वार हुई, जिसे फर्स्ट अरब इसराइल वार कहते हैं, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरेबिया, ये 5 अरब ममालिक शामिल थे, और दूसरी साइड पर इसराइल था। इसराइल को सपोर्ट थी अमेरिका की, और इन अरब कंट्रीज़ को सपोर्ट थी यूएसएसआर की। इसमें तकरीबन यूएसएसआर और अरब्स की साइड से तकरीबन 67,000 सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था, और अमेरिका और इसराइल की साइड से तकरीबन 1,13,000 सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन अरब्स को इसमें बहुत ज़्यादा बुरी शिकस्त हुई। ये जंग तकरीबन 10 महीने जारी रही, जिसके बाद इसराइल का जो टेरिटरी थी वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। अब आती है 1956 की वार, जिसमें कैरिज्मेटिक लीडर थे इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर। इन्होंने ये प्लान बनाया कि सुइज़ कैनाल, गल्फ़ ऑफ अकाबा और स्ट्रेट ऑफ तीरान को हम नेशनलाइज़ कर देते हैं और इनको ब्लॉक कर देते हैं इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए, जिसकी वजह से इसराइल की शिपमेंट पे असर होगा, अमेरिका की ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ताकि हम असवन डैम जो इजिप्ट बना रहा था उसके लिए फ़ंड रेज़ कर सकें। तो इस ब्लॉकेड को फ्रांस और ब्रिटेन ने क्रिटिसाइज़ किया, और इन पर जो है वो जंग शुरू कर दी। और इस जंग को यूनाइटेड नेशंस और यूएस ने क्रिटिसाइज़ किया, और डिप्लोमेटिकली एक सॉल्यूशन इसका निकालना शुरू हुआ। इस जंग के आखिर में जमाल अब्दुल नासिर की स्टैंडिंग और उनकी जो लीडरशिप थी और उनका जो कैरिज़मा था वो और ज़्यादा बुलंद हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन के लिए ये एक शर्मिंदगी का बायस बना, और इसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस एमरजेंसी फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया, जो कि इस सारे खित्ते को मॉनिटर करेंगे, स्पेशली सुइज़ कैनाल और गल्फ़ ऑफ अकाबा, स्ट्रेट ऑफ तीरान को। लेकिन अगेन 48, 56 की तरह 67 की वार में भी इसराइल का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रहा। इसराइल ने यरूशलेम को टोटली कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है,
या जो सीरिया की गोलान हाइट्स हैं, इन सब पे इसराइल ने अपना कब्ज़ा कर लिया था। और इसराइल की स्टैंडिंग और उसकी टेरिटरी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसराइल मजबूत हो चुका था और फुली वो क्लेम कर रहा था कि अब जो लैंड ऑफ फ़लस्तीन है वो उस पर उसी का कब्ज़ा है। डिप्लोमेटिकली बात कर लें या पॉलिटिकली या मिलिटरीली बात कर लें तो इसराइल की स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। देन आती है 1973 की वार, जिसे अरब्स के लिए अक्टूबर वार कहा जाता है और इसराइल इसको यौम किपर वार कहते हैं। इस वार में ऑयल को एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया, वेस्ट का और अमेरिका का ऑयल बंद कर दिया गया ताकि वो मजबूर हो जाएं एक सेटलमेंट के लिए। लेकिन ये वार किसी भी कंक्लूजन के बगैर, किसी सेटलमेंट के बाद ख़त्म हो गई। ये सारी जंगें लड़ने के बाद इसराइल ने, अरब्स ने, अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया कि फ़लस्तीन के मसले का हल जंग में नहीं है और मिलिटरीली इस मसले का हल नहीं निकल सकता, हमें निगोशिएशन टेबल पर बैठना पड़ेगा। इसके लिए वो कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया, वाशिंगटन में बैठे और इस मसले का हल निकाला। ये कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ जिमी कार्टर, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के उस वक्त, जिन्होंने ये शटल डिप्लोमेसी शुरू की। इन दोनों ने ये रियलाइज़ किया और इस पे एग्री किया कि इजिप्ट रिकॉग्नाइज़ करेगा इसराइल को, और इसराइल ने जो 1967 की वॉर के बाद से इजिप्ट के जो इलाके थे, सिनाई पेनिनसुला और सीरिया की गोलान हाइट्स, वो उसको रिलीज़ कर देगा। तो एज अ रिज़ल्ट इसराइल को 1978 और 79 के स्टार्ट में इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया और ये इजिप्ट अरब कंट्रीज़ में पहला मुल्क था इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने का। देन जॉर्डन के साथ इसी तरह की स्टार्ट हुई पीस टॉक्स और जॉर्डन ने भी 1994 में इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर दिया। हेनरी किसिंजर अपनी किताब वर्ल्ड ऑर्डर में लिखते हैं कि अरब इसराइल के मसले का हल उस वक्त इसलिए निकल सका कि सबसे पहले दोनों साइड ने ये रियलाइज़ किया कि वायलेंस को कम किया जाए और अमेरिका की इसमें एक्टिव डिप्लोमेसी थी। तीसरा फैक्टर ये था कि विजनरी लीडरशिप ऑफ अनवर सादात। इसी के बाद 1993 में ओस्लो अकॉर्ड भी साइन हुआ, जिसमें PLO और इसराइल ने शिरकत की और इन्होंने एक 2 स्टेट सॉल्यूशन या PLO को रिकॉग्नाइज़ किया इसराइल ने। PLO की जो सरबराही कर रहे थे उस वक्त यासिर अराफात थे और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे यट्ज़िक राबिन। दोनों साइड से जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उन्होंने इस अकॉर्ड यानी ओस्लो अकॉर्ड के ख़िलाफ़ वो खड़े हो गए और उनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, जिसकी वजह से यट्ज़िक राबिन को असैसिनेट कर दिया गया। और उसके बाद इस अकॉर्ड में ये एग्री हुआ था कि 1999 तक इसराइल और फ़लस्तीन का एक सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, जिसकी स्ट्रॉन्ग मज़म्मत की दोनों साइड से उन एक्सट्रीमिस्ट ने और हिज़्बुल्लाह ने और हमास ने 1999 में अटैक शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो लिबरल पार्टी थी इसराइल की उसका डाउनफॉल आया और उसके बाद लिकुद पार्टी जो करंटली जिस रूल कर रही है इसका जो है वो ज़हूर हुआ। अब करंटली इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ है सबसे पहले होलीएस्ट साइट्स का, जो ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलम है, जिसमें टेंपल है, जिसमें मस्जिद अक्सा है और जिसमें वेलिंग वॉल है। तो ये तीनों रिलीजन्स इस पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और तीनों अपना क्लेम इस पे ज़ाहिर कर रहे हैं। देन इशू है सेटलमेंट्स का। इसराइल ने जो इतनी ज़्यादा सेटलमेंट्स वहाँ पर बना ली हैं, अब वो उनका क्या किया जाए, कैसे उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। और दूसरा इसके अलावा एक और फैक्टर ये है कि मिलिट्री या मिलिटेंट्स दोनों साइड पर जो हैं वो ये चाहते हैं कि ओनली वन स्टेट सॉल्यूशन हो। जो इसराइल की साइड्स पर हैं वो ये चाहते हैं कि भाई सिर्फ इसराइल इस खित्ते में होगा, और जो फ़लस्तीन की साइड पर हैं जैसे हमास है या हिजबुल्लाह उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि सिर्फ फ़लस्तीन ये इस खित्ते में होगा और उसका जो कैपिटल होगा वो जेरूशलम होगा। तो जेरूशलम के ऊपर सबसे ज़्यादा झगड़ा है। उसके बाद इकॉनमी है। फ़लस्तीन की इकॉनमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मेनली एड फेड है, वो जो बाहर से ऐड मिलती है उसके ऊपर चलते हैं।
दूसरा, जब इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया गया, इसराइल का वजूद हुआ 1948 में, तब से इसराइल ने उसको एक्सेप्ट किया, उस पार्टीशन प्लान को, और अपना मुल्क बनाना शुरू कर दिया। और उसकी एक इकॉनमी है, साउंड इकॉनमी है, वो एक मिलिट्री पावर है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उनके पास। फ़लस्तीन के पास ये सारी चीज़ें लैक करती हैं, तो ये इनकी इकॉनमी बहुत वीक है, टोटली एड रिलेटेड है। उसके बाद इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। जो अरब्स उस टाइम से 48 की वार के बाद, 67 की वार के बाद, 73 की वार के बाद दूसरे अरब मुल्कों में चले गए हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको रिज़ॉल्व करना आसान नहीं है, और यही एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। करंटली अगर सिचुएशन को देखा जाए तो इसराइल का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, फ़लस्तीन की लैंड पर बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंड कर चुके हैं। और मेनली इसराइल में दो पार्टीज़ हैं, लिबरल पार्टी और लिकुद पार्टी। जो प्रेसिडेंट हैं, करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो लिकुद पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। ये मेनली एक एक्सट्रीमिस्ट कह लें, या जो फाशिस्ट या राइट विंग पार्टी जिसको कहते हैं, उससे इनका बिलोंग है, और इनके क्लेम्स यही हैं कि वन स्टेट सॉल्यूशन हो। सेकेंडली, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को अगर देखा जाए तो उसमें एक वेस्ट बैंक है और दूसरा है गज़ा। वेस्ट बैंक पर रूल कर रही है महमूद अब्बास की पार्टी फतह, और ये लिबरल पार्टी कह लें, और ये टू स्टेट सॉल्यूशन पर इनका बिलीव है। नॉर्मली ये पीसफुल हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं इसराइल के रूल को, और टू स्टेट सॉल्यूशन पे इनका बिलीफ है। ऑन द अदर हैंड, गज़ा स्ट्रिप में अगर देखा जाए तो वहाँ पर हमास रूल कर रहा है, और जिनका ये क्लेम है कि हम सिर्फ वन स्टेट सॉल्यूशन पर बिलीव कर रहे हैं। नॉर्मली ये मिलिटेंट लोग हैं, और यही अटैक्स लॉन्च करते हैं इसराइल की मेन टेरिटरी पर, और ये एक्सेप्ट नहीं करते इसराइल के रूल को। करंटली अगर देखा जाए तो 15 सितंबर को यूएई और बहरीन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है। यूएई तीसरा ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है, और बहरीन चौथा ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है। इससे पहले जिन अरब कंट्रीज़ ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है उसमें इजिप्ट है, जिसने 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद इसको रिकॉग्नाइज़ किया था, और देन 1994 में जॉर्डन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था। यूएई ने ऐसा क्यों किया है, क्यों उसने इस टाइम पर इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है? इसराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, ये सब इन सब का एक कॉमन एनिमी है ईरान। ईरान इनका मुत्तहदा दुश्मन है, और ईरान को काउंटर करने के लिए इसराइल भी इसको काउंटर करना चाहता था, और अरब कंट्रीज़ भी इसको काउंटर करना चाहते थे। इसलिए ये दोनों मिलकर इन्होंने ये सोचा कि ईरान के इन्फ्लुएंस को इस खित्ते में काउंटर किया जा सके। जब मिडल ईस्ट में एक वार चल रही है, सीरिया में, यमन में, और इन सब जगहों पे यूएई और सऊदी की कोएलिशन को बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ है, तो और ईरान का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इन्होंने सोचा कि मिलकर ईरान को काउंटर करते हैं, बाद में अपने डिफरेंसेस जो है उनको ख़त्म कर लेंगे। देन दूसरा पॉइंट ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई इसराइली टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और दूसरी साइबर सिक्योरिटी टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो एक्वायर करना चाहते हैं। वो क्यों एक्वायर करना चाहते हैं कि 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद सऊदी अरेबिया में और यूएई में बहुत ज़्यादा कम हुई, लेकिन वॉइसेस उठी कि मोनार्की को ख़त्म किया जाए और यहाँ पर इलेक्शंस किए जाएं, डेमोक्रेटिक रूल यहाँ पर लाया जाए। तो इसको कर्टेल करने के लिए, चूँकि इसराइल का तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ना मास सर्विलेंस में, वो 1948 से फ़लस्तीनियों को कैसे दबा के रखा हुआ है उन्होंने, कैसे उनको मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे हिजबुल्लाह और हमास के जो जंगी अज़ाइम हैं उनको कैसे कर्टेल किया हुआ है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ सऊदी और यूएई इसराइल से लेना चाहते हैं, और अमेरिका का भी इसके ऊपर प्रेशर है। ट्रंप के इलेक्शंस हैं अमेरिका में नवंबर 3 तारीख को, और ट्रंप भी चाहता है कि ये एक मुआहदा हो जाए जिससे वो इसराइली लॉबी का वहाँ से वोट हासिल कर सके। यूएई और इसराइल का जो ये पीस पैक्ट हुआ है, इसमें एग्री क्या हुआ है? इसमें एग्री ये हुआ है कि इसराइल और यूएई कोऑपरेट करेंगे बहुत सारी फील्ड्स में, जिसमें डिप्लोमेटिक कह सकते हैं, मिलिटरीली कह सकते हैं, इकोनॉमिकली कह सकते हैं, और बहुत सी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ जैसे 5G और साइबर सिक्योरिटी, सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ों में
इसराइल इनकी हेल्प करेगा और ये आपस में कोऑपरेट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों ममालिक एक दूसरे की एम्बेसीज़ भी स्टार्ट करेंगे और हालिया दौर में इनकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखना ये है कि यूएई और बहरीन के बाद जो इनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है और मिडल ईस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इकॉनमी या सबसे बड़ा मुल्क है वो है सऊदी अरेबिया। क्या सऊदी अरेबिया भी इनके पीछे चलकर इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा? और उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस बचेंगे? एनालिस्ट का ये कहना है कि सऊदी अरेबिया फ़िलहाल इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा चूँकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा और सऊदी अरेबिया मुसलमानों की होलीस्ट साइट्स का जो कस्टोडियन है करंटली मक्का और मदीना, तो मुस्लिम उम्मा का एक लीडर कह सकते हैं। तो इसके लिए रिकॉग्नाइज़ करना इसराइल को अभी फ़ायदेमंद नहीं होगा। और एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने की वजह यही थी कि सऊदी ने यूएई और बहरीन को प्रेशर किया कि आप इसको रिकॉग्नाइज़ कर दें ताकि इसराइल की हेल्प मिलती रहे हमें मिलिटरली और सर्विलेंस में, और सऊदी अरेबिया इसको डायरेक्टली खुद रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। इसके बाद पाकिस्तान के ऑप्शंस आ जाते हैं। पाकिस्तान देखेगा सऊदी अरेबिया की तरफ। जब तक सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा इसराइल को, पाकिस्तान भी नहीं करेगा। लेकिन अगर सब अरब कंट्रीज़ इसको रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान को अपनी करंट स्टैंडिंग भी देखनी होगी कि अगर पाकिस्तान अरब कंट्रीज़ के पीछे जाकर इसको रिकॉग्नाइज़ कर देता है तो इनका कश्मीर स्टैंड जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। कश्मीर पर हम जो बात करते हैं अभी वो हमारा स्टैंड नहीं रहेगा, जो कि 2 नेशन थ्योरी का है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड रिएक्शन की। पूरी दुनिया से जो रिएक्शंस आए उसमें एक तो जिन्होंने इसको तस्लीम किया और खुशाइन माना है उसमें है वेस्ट और अमेरिका, जिन्होंने इसकी तायीद की है और इसको खुशाइन माना है और इसको वेलकम किया है। देन अरब कंट्रीज़ हैं और ऑब्वियसली टर्की है। टर्की ने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री विल नॉट फॉरगेट एंड फॉरगिव हाइपोक्रिटिकल बिहेवियर ऑफ यूएई, यानी जो यूएई का मुनाफिकाना रवैया है इसको हिस्ट्री कभी भी माफ़ नहीं करेगी और कभी भी भूलेगी नहीं। पीएलए की अगर बात करें तो उन्होंने इसको कंडेम किया है, ऑब्वियसली वो इसको वेलकम नहीं करेंगे। देन आ जाता है ईरान। ईरान ने इसको ऐसे अल्फाज में कंडेम किया है कि दिस इज़ स्ट्रेटजिक स्टूपिडिटी ऑफ यूएई, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि तेहरान बेस्ड जो एक्सिस है मिडिल ईस्ट में वो इससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी यूएई और इसराइल के ख़िलाफ़, और इनका जो मुद्दा है वो और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से एक मिक्स्ड रिएक्शन आया है। इन्होंने कोई किसी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ना ही वेलकम किया है और ना ही इसको कंडेम किया है, बल्कि ये कहा है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन जो अमन कायम करे मिडिल ईस्ट में उसकी वेलकम करेंगे।